हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। दोस्तों, तारीख है आज 22 जनवरी की। आज से ठीक एक दिन पहले 21 जनवरी की अगर बात करें तो इतिहास में ये तारीख बहुत स्पेशल मानी जाती है। इस दिन 3 नए प्रदेश पूर्वोत्तर राज्यों में जुड़े और इससे जो पूर्वोत्तर राज्यों की यूनिटी है वो मजबूत हुई, उनकी आइडेंटिटी जो है वो मजबूत हुई। और आज जब हम मेन स्ट्रीम में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को देखते हैं तो एक बात तो निश्चित तौर पर समझते हैं कि कहीं ना कहीं 21 जनवरी एक डेट ऐसी थी जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट थी। आज हम बात करेंगे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हम पहले तो 3 स्टेट्स के बारे में तो बात करेंगे, कैसे वो जुड़े, क्या इश्यूज थे, इनर लाइन परमिट क्या होता है, क्या दिक्कतें हैं, आज भी क्या दिक्कतें हैं, वो कौन से चरण थे जिसके द्वारा सरकार ने एक एक करके सभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को स्ट्रीमलाइन किया। और आज हम भारत के जिस अक्षर स्वरूप को देख रहे हैं, आज हम भारत के जिस हम सोवरेन स्टेट को देख रहे हैं, हम उस सब पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो पूर्वोत्तर भारत के गठन, एक इसकी ऐतिहासिक यात्रा पे हम लोग बात करेंगे। 1 to 1 हर टॉपिक पे, विषय पे बात करेंगे और अंत तक जरूर देखिएगा। पहली बात तो जो स्टूडेंट पॉलिटी पढ़ते हैं, गवर्नेंस पढ़ते हैं, उनके लिए ये बड़ा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। दूसरी बात, वीडियो के लास्ट में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो आपको बताते हुए जाऊंगा। ये मेरा टेलीग्राम है या इंस्टाग्राम है, स्कैन कर लीजिए, पीडीएफ आपको यहीं पे मिलेगी। लास्ट क्लास की पीडीएफ मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी है, आप स्कैन करके जुड़िए। यूपीएससी बाय विकास सिंह आपको मिल जाएगा जब आप ऑफिशियल विकास डालेंगे। चलिए, है क्या कि 21 जनवरी 1972 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, ये तो इंपॉर्टेंस है। क्यों मिला था? 2 अधिनियम थे। एक अधिनियम था उत्तर पूर्वी क्षेत्र अधिनियम और दूसरा था उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम। इससे क्या हुआ कि क्षेत्रों को एकजुट किया गया और इससे एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर और व्यवस्थाओं को बेहतर करने की बात की गई। ये तो एक बात हुई, लेकिन क्या ये एकदम से हो गया कि इसके पीछे कुछ प्लानिंग थी सरकार की? हम उस पर बात करेंगे, क्योंकि जब हम इसकी बात करते हैं तो देखो एक टर्म आता है कि केवल सीमाओं का बदलाव नहीं था, बल्कि क्षेत्र की राजनीतिक पहचान की नींव थी। उस क्षेत्र की अपनी मांगे थी। हम सामाजिक मांगों की बात करें, आर्थिक मांगों की बात करें, राजनीतिक मांगों की बात करें, हर प्रकार के इश्यूज थे, इस पर हम लोग बात करेंगे। चलिए, देखिए है क्या कि जब हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, जब भी आप कभी घूमने जाएंगे तो एक टर्म बहुत सुनते हैं जिसको कहते हैं इनर लाइन परमिट, ILP। अब ILP क्या है, शुरुआत कहां से होती है? तो दरअसल अंग्रेजों ने एक लाइन खींच दी कि इसके एक तरफ हम क्या है, पहाड़ी, और एक तरफ जो नॉर्मल हम प्लेन्स की बात करते हैं वो। तो नॉर्थ ईस्ट में पहाड़ी और प्लेन स्टेट्स के बीच में डिवीजन खींच दिया इनर लाइन का। और इनर लाइन के अंदर भी क्या कहा, एक पूर्णतः बहिष्कृत क्षेत्र बनाया, नगा और लुसाई जिले, यहां ब्रिटिश नागरिकों का प्रवेश वर्जित था। एक था जहां पे आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र था। लेकिन फिर से इनर लाइन पे आते हैं। देखो यार, हम सबको पता है कि अंग्रेज यहाँ पे क्यों आए थे। भारत की जो संपदा थी, जो खनिज संपदा, आर्थिक संपदा, उसको लूटने, उसका दोहन करने आए थे। तो जब भी उनको लगता था कि उनको कोयला चाहिए, उनको खनिज चाहिए, उनको चाय के बागानों पे से काम है, उनको वनों का काम है, वो इनर लाइन बढ़ा देते थे। लिखित रूप से इनर लाइन बना दी है, लेकिन उसका एरिया बढ़ा दिया करते थे अपने यूज के, अपनी जरूरतों के हिसाब से। तो क्या है कि अंग्रेज चाय बागानों और खदानों के लिए इनर लाइन को अपनी सुविधा के अनुसार आगे बढ़ा देते थे कि इनर लाइन यहां से शुरू होगी, यहां से शुरू होगी। जितना दोहन करना चाहा उतना तो दोहन किया ही किया है। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए हुआ क्या, ये शुरुआत कहां से होती है 1962 के युद्ध से। हालांकि हम इसके पहले भी जाएंगे, पर आपको बताएंगे कहां से चिंता की बात शुरू होती है। 1962 के युद्ध में भारत चीन का युद्ध होता है। भारत चीन से हार जाता है। चूंकि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उनकी 98% जो सीमा है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा है। तो भारत को लगा कि अगर हमारे जो स्टेट है वो सोवरेन नहीं रहेंगे, उनकी सोवरेन पावर नहीं रहेगी, तो दिक्कतें हो सकती हैं। तो हुआ क्या कि 1963 में नागालैंड को तुरंत राज्य बनाया गया और क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था का कड़ा इंतजाम किया गया। इस पर नेहरू जी बड़े श्योर थे, है ना। लेकिन क्या बातें यहीं पे रुकी? नहीं। दिक्कतें क्या आई भाई? भाषाई तनाव आया, असमिया भाषा को थोपा गया। अपनी बहुत सारी भाषाएं हैं, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, देयर आर सो मेनी ट्राइबल लैंग्वेजेस जिसको लोग इस्तेमाल करते हैं। एट द सेम टाइम वहां पे आपको नेपाली भाषा भी बहुत स्तर तक देखने को मिलेगी। बोलते हैं नेपाली के अलग अलग स्लैंग सुनते हैं आपको। असमिया थोपा जाना स्वीकार्य नहीं था। फिर क्या है, 220 से अधिक भाषाएं और कई सारी जनजातियां रहती हैं। सबको लगा कि हमारी स्वायत्तता क्षुण्ण रहे, इसलिए भी वो लगातार बात कर रही थी। सबको लगता था कि हमारी जो सुरक्षाएं हैं, जैसे अंग्रेजों ने बनाए रखी, एटलीस्ट कागजों पे तो बनाई रखी थी, वैसे बहुत एक्सप्लॉइट करते थे, कागजों पे बनाई रखी थी। ये चाहते थे कि वास्तविक अर्थों में हमको सुरक्षा मिले। हमारी दिखा है ना कि औपनिवेशिक काल की सुरक्षाओं को बनाए रखना चाहती थी और अपनी अलग पहचान को सिक्योर करना चाहती थी।
कि उसको नष्ट ना हो, विनष्ट ना हो, लेकिन भारत इसको लेकर श्योर था। देखो, इसको भारत ने अलग अलग चरणों में पूरा किया। पहला चरण अगर हम देखें तो 1947 से 1960 का क्या था, रियासतों का विलय, मणिपुर और त्रिपुरा पूर्व रियासतों को 1950-60 के दशक में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। मैप भी है, आप मैप में देखते चलिएगा। ठीक है, इसके बाद हम किसको देखते हैं, नेफा को देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। 1954 में इसका नामकरण हुआ। यह क्षेत्र सीधे नई दिल्ली से प्रशासित था और असम के राज्यपाल राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में काम करते थे। तो धीमे धीमे एकीकरण की तरफ बढ़ा जा रहा था। फिर क्या हुआ, 1947 में एक स्वतंत्र देश बना रहा। आपको इसका भी इतिहास पढ़ा है, मैंने इसको पढ़ाया है, सिक्किम के इतिहास को भी अलग से मैंने बताया है। खैर क्या हुआ, चरण 2 1960 से 72। पहली बात, नागालैंड को जो मैंने भी बताया कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिला चीन के युद्ध के बाद में। ठीक है, मणिपुर और त्रिपुरा यहां पे पूर्ण राज्य बने। ठीक है, 1972 के पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा, है ना। इसके अलावा मेघालय राज्य बना और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश भी केंद्र शासित प्रदेश बने। बाद में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम भी राज्य बन जाएंगे, लेकिन क्रम यह था, क्रम याद रखते चलिएगा। फिर क्या हुआ, 1987 को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम को लेकर बहुत बवाल हुआ। आप सबको पता है कि चीन मान ही नहीं रहा था कि सिक्किम भारत का पार्ट है। वो तो जब भारत के उस समय कौन हेड थे आप बताइएगा, इसमें हम लोग ने संवाद किया हुआ है। जो चीन जाते हैं और चीन इस बात को फिर मानता है कि नहीं ठीक है सिक्किम आपका पार्ट है। बहुत लंबे समय तक चीन सिक्किम को भारत का पार्ट मानता ही नहीं था। जैसे भी अरुणाचल प्रदेश को लेकर विवाद हो रहा है, वैसे हुआ क्या कि 1975 में भारत का हिस्सा बना और इसे 7 बहनों या 7 सिस्टर के भाई के रूप में देखा गया। तो 7 सिस्टर जिसको राखी बांधेंगी वो कौन है, सिक्किम है ना। इस प्रकार 1963 से 87 के बीच में वर्तमान राजनीतिक मानचित्र पूरी तरह से तैयार हुआ, जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, जो बाद में जुड़े। ये पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, उसमें देखते जाना, आगे बढ़ जाते हैं, है ना। वर्तमान स्वरूप तो 8 राज्य कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, इन 7 सिस्टर का भाई यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो भाई है वो ये है, बाकी सारे स्टेट यहाँ पे हैं। और भी कुछ विषय हैं जिन पे हम बात करेंगे। जैसे बात किस चीज का है, छठी अनुसूची की विषय है। जब हम बात करते हैं कि जनजातीय स्वायत्तता का रक्षक ये जो अनुसूची है, ये कितना काबिल रहा, कितना कारगर रहा। ठीक है, क्या है, संविधान का विशेष प्रावधान जो असम, मेघालय, हम पढ़ते हैं ना 80 mm कोड है, 80 mm, क्या असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होता है। शेड्यूल 6 की बात कर रहे हैं। कोशिश ये की गई, जैसे बाद में पेशा के द्वारा भी, कि इन क्षेत्रों की जो बेसिक इनहेरेंट सुरक्षा नीड्स हैं उनसे कॉम्प्रोमाइज न किया जाए। वो जनजातियां जो अपने एक दायरे में, अपने कल्चरल स्पेक्ट्रम में रहना चाहती हैं, उससे बाहर नहीं निकलना चाहती, उनकी इस मांग को तो मान लिया जाए, है ना। इसके बाद एडीसीज को हम देखते हैं। ये परिषद स्थानीय कानून बना सकती हैं, भूमि वन संसाधनों का प्रबंधन करती हैं और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करती हैं। तो इस प्रकार की संस्थाओं को बना। लेकिन अब आईएलपी की बात कर लें, आईएलपी को थोड़ा सा हम बात कर लेंगे, फिर हम उसके बाद आ जाएंगे कि क्या दिक्कतें हैं आगे। कुछ इश्यूज हैं जैसे कि अराजकताओं पे और तमाम इश्यूज में बात कर लेंगे। आईएलपी की बात कर लें, अवधारणा क्या है, यह औपनिवेशिक इनर लाइन रेगुलेशन का आधुनिक स्वरूप है। वो जो इनर लाइन रेगुलेशन जो अंग्रेज अपने हिसाब से बढ़ा लेते थे। नियम क्या है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में प्रवेश के लिए अन्य भारतीय नागरिकों को अनुमति लेनी पड़ती है। आपको वहां पे बाकायदा आपका आधार वगैरह लेके आपका एक नया डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा, उसके बाद आप उसमें प्रवेश कर सकते हैं। उद्देश्य क्या है, स्थानीय संस्कृति की रक्षा, जनसांख्यिकीय संतुलन और संसाधनों की सुरक्षा। जैसे अभी मैं कुछ दिनों पहले मेघालय गया था और मेघालय से वी वर प्लानिंग कि हम जाए, अदर स्टेट्स में भी जाएं, तो वही आईएलपी को लेके वी वर नॉट श्योर की, तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी रुक जाइए, अभी आईएलपी पे थोड़ा सा रेगुलेशंस सख्त हैं, तो हम लोग नहीं गए थे। बट आपको वहां पे इस प्रकार का परमिट मिलेगा और उसके बाद आप घूम सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। कहां पे, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड की बात हो रही है ना। चलिए, अगर हम उत्तर पूर्वी परिषद एनईसी की बात करें तो एक सहयोग परिषद बनी 1971 के अधिनियम द्वारा। कार्य क्या है इसका कि 8 राज्यों के बीच समन्वय का मंच है। यह आर्थिक सामाजिक विकास की योजना बनाती है और सुरक्षा प्रबंधन में सहयोग करती है। महत्व क्या है, साझा भौगोलिक चुनौतियों के समाधान के लिए अनिवार्य। सभी स्टेट्स आप देख सकते हैं, 8 स्टेट्स का एक कॉमन विजन हो, कॉमन संस्कृति की रक्षा हो, उनकी दिक्कतों को सुनवाई हो, उनकी बातों पे डिस्कशन हो। ठीक है, भू राजनीतिक महत्व क्या है, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं अगर आप देखें, मैंने बताया 98% सीमाएं जो है वो किसी न किसी देश से लगती हैं। चीन से तो 1640 किलोमीटर, म्यांमार से 1000 इतना है। ठीक है, इधर बांग्लादेश से, इधर भूटान से है, तो बहुत ज्यादा लगभग 98% सीमाएं जो है अंतरराष्ट्रीय हैं और इसलिए हमें और ज्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत है, खासकर जब हम चिकन नेक आदि की बात करते हैं। जैसे चिकन नेक आप सबको पता है कि ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, यहाँ पे इसको चिकन नेक कहा जाता है। अगर इसको कट कर दिया गया तो पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत से अलग हो जाएगा, श्रेष्ठ भारत से, और इसको लेके बड़ी चिंता रही है। भारत का मुख्य भाग भूभाग क्या है, पूर्वोत्तर से केवल 22 किलोमीटर चौड़े गलियारे से जुड़ा है। युद्ध की स्थिति में इस संपर्क मार्ग को कटना देश के लिए बड़ा खतरा हो सकता है।
कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस समय जेल में हैं, जिन्होंने इस प्रकार के चौकन्ने को काटने की बात कही थी। कितना सही कितना नहीं वो तो कोर्ट देखेगी, पर इस पे बात हुई थी। ठीक है, विकास में बाधा क्या? भौगोलिक अलगाव के कारण आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचा प्रभावित होता है। जैसे कुछ दिनों पहले जब हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में गए थे, तो सिलीगुड़ी जो स्टेशन है वहीं से हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, इवन पास में एयरपोर्ट है, वहां से हम लोग ट्रैवल किया। हमने देखा कि कितनी सिक्योरिटी की जरूरत है और कितना ज्यादा उसको बचाए रखना चाहिए, वरना अगर वहां पे कुछ दिक्कतें आ गई तो निश्चित तौर पे भारत के लिए भारत की जो संप्रभुता है, भारत की जो सोवरेनिटी है, उस पे कहीं ना कहीं हमला हो सकता है। देखिए ये 22 किलोमीटर का स्ट्रेच है, इस पे दिक्कत आ सकती है। ठीक है, निष्कर्ष क्या कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर पूर्वोत्तर राज्यों का निर्माण केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा और पहचान के बीच संतुलन के कारण हुआ। यह क्षेत्र निश्चित तौर पर भारतीय संघवाद के लिए एक अद्भुत और बहुत जरूरी चीज है, बिल्कुल बहुत जरूरी चीज है। आज की चुनौती क्या है कि हमें सांस्कृतिक जो वहां की संस्कृति है उसको सुरक्षित अक्षुण्ण रखते हुए वहां उस क्षेत्र की संप्रभुता का भी ध्यान रखना होगा। भारत की संप्रभुता का तो हम ध्यान रखे रहे हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की संप्रभुता का भी हमें ध्यान रखना होगा। विविधता में एकता के लिए चुनौतियां हैं, लेकिन इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत को एक लोकतंत्र के तौर पे बहुत मजबूत होना पड़ेगा, और निश्चित तौर पे मजबूत हो सकते हैं, है ना। आप सबको पहली बात तो एडवांस में गणतंत्र दिवस है यानी कि 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि 26 जनवरी आ रही है तो 23 तारीख से लेकर 27 तारीख तक स्टडी IQ IAS में मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। हमारे जो बैचेस हैं, हमारे प्रतिज्ञा बैचेस हैं, और हमारा जो हिंदी साहित्य का बैच है, हिंदी साहित्य का बैच जो शुरू हुआ है किससे? कामायनी से शुरू हुआ है। 31 तारीख को एडमिशन क्लोज हो जाएगा। अगर आप विकास लाइफ कोड का प्रयोग करते हैं तो आप देख रहे हैं 77% तक का आपको छूट मिलेगा, 77% तक की छूट मिलेगी आपको हमारे बैचेस में। एंड सेम गोज विद कि आप विकास लाइफ का कोड प्रयोग करते हैं तो जो हमारे प्रतिज्ञा बैचेस है इंग्लिश हिंदी सभी में 27, 28, 29 हर वर्ष के लिए वहां पर भी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो आपको करना क्या है? स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाना है या ऐप पे जाना है, इन बैचेस को परचेस करना है, विकास लाइफ कोड का प्रयोग करना ना भूलें, जो फ्लैश भी हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ताकि मेरा टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, स्कैन करिए, जुड़िए, यहीं पे बातें, मुलाकातें, डिस्कशन सब होंगी। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।